एब्सर्ड लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड भी कहा जाता है इसको, लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड या एब्सर्ड लिटरेचर आप कहें, स्ट्रेंज काइंड ऑफ लिटरेचर। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। Absurd literature refers to plays and stories that show life as meaningless, confusing and without clear purpose। एक ऐसे प्रकार का लिटरेचर जो रिफर करता है उन प्लेज को, उन स्टोरीज को, जिन स्टोरीज का थीम क्या है, जो स्टोरीज ये दिखाती हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है, लाइफ कंफ्यूजिंग है, लाइफ का कोई पर्पज नहीं है। ऐसी बहुत सारी कहानियां बहुत लंबे समय से लिखी जा रही हैं। ये 19वीं शताब्दी में भी इस तरह की स्टोरीज लिखी गई थी। आपको याद होगा कि हैमलेट भी जिंदगी को कुछ ऐसा पाता है कि लगभग वो कंफ्यूज्ड है, उसको जीवन में कोई मीनिंग नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह की सी कुछ नेचर शेक्सपियर के हैमलेट की भी थी। तो एब्सर्ड लिटरेचर जो है वो प्लेज या वो स्टोरीज विच शो लाइफ एज मीनिंगलेस, कि जीवन का कोई मीनिंग नहीं है, जीवन बड़ा कंफ्यूजिंग है और जीवन का कोई पर्पस भी नहीं है। हम जीवन में करना क्या चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं, जो इन मुद्दों को एड्रेस करता है वो एब्सर्ड लिटरेचर है। दीज वर्क्स बिलीव, इस तरह के जो एब्सर्ड वर्क्स होते हैं उनका विश्वास होता है, इफ ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ इज एब्सर्ड, अगर मानवीय जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी एब्सर्ड है, स्ट्रेंज है, मीनिंगलेस है, तो लिटरेचर दैट रिप्रेजेंट्स इट, लिटरेचर तो उसी जिंदगी का दर्पण है। तो वो लिटरेचर भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रेंज होना चाहिए, इलॉजिकल होना चाहिए, अनरियलिस्टिक होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में हमारे सब कुछ असली नहीं है, जिंदगी में हमारा सब कुछ तर्क संगत नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रेंज हैं। अगर जिंदगी ऐसी स्ट्रेंज है तो लिटरेचर जो जिंदगी को जो है ना दर्पण के रूप में दिखाता है वो भी स्ट्रेंज होना चाहिए, ऐसा विश्वास है इन राइटर्स का जो एब्सर्ड लिटरेचर लिखते हैं। सम अर्ली साइंस ऑफ दिस स्टाइल अपीयर्ड इन एल्फ्रेड ज़ेरीज 1896 प्ले उबू रॉय। मैंने तो अभी आपको एग्जांपल दे दिया जनाब हैमलेट का। उबू रॉय तो 1896 में आता है, तो हैमलेट तो आई बिलीव के समवेयर 1599 से 1601 के बीच लिखा गया था। तो बहुत पहले से कैरेक्टर्स ऐसे दुनिया में बहुत पहले से थे जिनको ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसा फील होता था। तो एल्फ्रेड ज़ेरी का एक प्ले है उबू द किंग, उबू रॉय, उबू द किंग, जो 1896 में लिखा गया था। उस प्ले में भी इस तरह के कैरेक्टर्स को जिंदगी जो है वो अर्थहीन लगती थी। बाद के राइटर्स की बात करें, लेटर राइटर्स लाइक फ्रेंच कैफका आल्सो क्रिएटेड स्टोरीज दैट शोड हेल्पलेस पीपल ट्रैप्ड इन स्ट्रेंज वर्ल्ड्स। बाद में भी फ्रेंच काफका जैसे लोगों ने ऐसी कहानियां लिखी जिनमें आदमी एक स्ट्रेन से जाल में फंसा हुआ नजर आया, कि ये जिंदगी तो एक जंजाल है, उस जंजाल में आदमी फंस गया है और उसे निकले कैसे, है ना, ऐसे जाल में फंसा हुआ नजर आया। द मूवमेंट बिकेम स्ट्रॉन्ग आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो मूवमेंट था जो एब्सर्ड लिटरेचर का, वो और जोर पकड़ गया। खास तौर पर कहां पर, स्पेशली इन फ्रांस, फ्रांस में ज्यादा जोर पकड़ गया। फ्रांस लिटरेचर के मामले में उस वक्त बहुत अग्रणी था। मैनी राइटर्स फेल्ट दैट द ओल्ड बिलीफ्स अबाउट लाइफ नो लॉन्गर मेड सेंस। बहुत सारे राइटर्स का ये मानना था कि जिंदगी के बारे में जो लोग पहले सोचते थे बड़ी सिस्टमेटिक है, अब अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे, जो पुण्य करेगा वही बढ़िया रहेगा, जो अच्छे काम करेगा उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये इस तरह के बिलीफ्स जो लाइफ के बारे में पहले थे वो अब नहीं रहे। अर्लियर लिटरेचर अस्यूम्ड पीपल वर रेशनल, पहले का लिटरेचर ये मानता था कि लोग तर्क संगत हैं, लिव्ड इन एन ऑर्डरली वर्ल्ड, एक तर्क संगत दुनिया में रहते हैं, सिस्टमैटिक दुनिया में रहते हैं, कुड एक्ट विद डिग्निटी, और बड़ी शान के साथ जीते हैं। लेकिन आफ्टर द वॉर मैनी थिंकर्स स्पेशली एग्जिस्टेंशियलिस्ट लाइक जीन पॉल सार्त्रे और एल्बर्ट कामू, कामू और सार्त्रे जैसे एग्जिस्टेंशियलिस्ट, इन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खासतौर पर माना कि जैसा हम सोचते हैं कि जिंदगी सिस्टमैटिक है उससे ऑपोजिट, उससे बिल्कुल उलट है। जिंदगी कोई सिस्टमैटिक नहीं है। पुण्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है
कि बहुत कष्ट झेलने पड़े उसको, पाप करने वाला हो सकता है कि जिंदगी भर मौज कर जाए, और ये भी हो सकता है कि अच्छे का परिणाम बुरा और बुरे का परिणाम अच्छा हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ लॉजिकल नहीं है। दे सेड ह्यूमन बींग्स आर अलोन इन यूनिवर्स, और आदमी इस यूनिवर्स में अकेला है, विद नो बिल्ट इन मीनिंग, और जिंदगी का कोई मीनिंग है नहीं। क्या मीनिंग है जिंदगी का? ट्रूथ, जिंदगी में कुछ सत्य नहीं है, जिंदगी की कोई वैल्यूज नहीं है। लाइफ बिकम्स अ पेनफुल सर्च फॉर पर्पस। आदमी बड़े दर्द के साथ जिंदगी में कुछ पर्पस ढूंढता रहता है कि जिंदगी का एम क्या है, इवन दो इट मे हैव नन, और जिंदगी में हो सकता है कि कुछ मीनिंग हो ही ना। एज कामू सेड, जैसा कामू ने कहा, व्हेन इल्यूजन्स डिसअपियर पीपल फील लाइक स्ट्रेंजर्स इन द वर्ल्ड। आदमी इस भ्रम में रहता है कि जिंदगी बड़ी सिस्टमेटिक है, अच्छा करने पर अच्छा मिलेगा, और ये भ्रम किसी दिन, ये इल्यूजन किसी दिन जब टूटता है, तो आदमी को ये महसूस होता है कि वो इस दुनिया में अजनबी है। एंड दिस क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ एब्सर्डिटी, और इसी से एब्सर्डिटी की फीलिंग क्रिएट होती है। कामू का एक ऐसे है, मिथ ऑफ सिसिफस, बहुत फेमस है, मिथ ऑफ सिसिफस। इसकी कहानी क्या है? सिसिफस पुशेस अ ह्यूज रॉक अप ए माउंटेन। एक गोल पत्थर है, उस पत्थर को धकेल करके सिसिफस पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ा रहा है, बहुत ऊपर तक ले जाता है। फिर क्या होता है? द रॉक रोल्स बैक डाउन, वो पत्थर फिर से वापस नीचे गिर जाता है। ही गोज डाउन एंड पुशेज इट अगेन, सिसिफस वापस आता है, उसको धकेल के वापस ले जाता है। दिस कॉन्टिन्यूज फॉर एवर, और उस ऐसे में यही होता रहता है। अब बताइए क्या मीनिंग है इसका? ठीक इसी तरह हर रोज सुबह उठना, भागना, और जब तक सांस खत्म ना हो जाए तब तक चलते रहना, है ना? वो पत्थर को धकेल रहा है, हम दिनों को धकेल रहे हैं, फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है। दिस रिपीटिटिव एक्शन, ये एक ही चीज बार बार रिपीट होना, बिकम्स ए सिंबल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ का सिंबल बन जाती हैं। कामू यूजेस दिस एंडलेस लेबर टू रिप्रेजेंट, कामू ने ये दिखाया है जो कि किस तरह से पत्थर को धकेल करके एक एंडलेस लेबर कर रहा है। वो क्या दिखाना चाहता है? डेली ह्यूमन रूटीन, ये पत्थर धकेलने जैसा ही तो आदमी का डेली रूटीन है। मीनिंगलेस रेपिटेशन जो जिंदगी में है, स्ट्रगल विदाउट फाइनल सक्सेस, फाइनल सक्सेस क्या है? कुछ नहीं है। एंड द एब्सर्ड कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस, आदमी के अस्तित्व, जो आदमी का है, आदमी जमीन पे जो रहता है, उसकी कंडीशन बहुत ही अजीब है। कुछ और प्ले राइट्स भी हुए हैं जिन्होंने एब्सर्ड लिटरेचर लिखा है। यूजीन यूनेस्को, another major writer of absurd plays, said that when people lose their religious spiritual ties, लोग जब अध्यात्म जिनका खो जाता है, लोगों का धर्म से जब ध्यान हट जाता है, और जब लोगों के एक्शन कैसे हो जाते हैं? पॉइंटलेस, पर्पजलेस हो जाते हैं, तो लोगों को जिंदगी अजीब लगने लगती है। ही एक्सप्लेन्ड दैट पीपल ड्राउनिंग इन मीनिंगलेसनेस अपीयर बोथ फनी एंड ट्रेजिक एट द सेम टाइम, कि जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, जीवन एक सागर है, जीवन एक दरिया है, और उस दरिया में कोई मीनिंग नहीं है, और हम उसमें डूबते जा रहे हैं। उसको देख करके आदमी को हंसी भी आती है और आदमी को रोना भी आता है। ये बहुत ब्लैक ह्यूमर टाइप का होता है। यूनेस्को ने ये माना कि एब्सर्ड प्लेज इस तरह के हुआ करते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर ऑफ एब्सर्ड लिटरेचर इज सैमुअल बैकेट, जो बहुत फेमस हुआ। आप सभी ने नाम सुना होगा वेटिंग फॉर गोडो का। वेटिंग फॉर गोडो सैमुअल बैकेट का प्ले था। सैमुअल बैकेट जो पेरिस में रहता था, आयरलैंड का रहने वाला था, आयरिश मैन, ही लिव्ड इन पेरिस, और पेरिस में जाकर के फ्रेंच में लिखा, क्योंकि जब पहले वैसे बेसिकली बैकेट साहब जो है इंग्लिश में लिखते थे, और उन्होंने फ्रेंच बाद में इसलिए अपनाया कि फ्रेंच की वोकेबलरी उनकी बड़ी लिमिटेड थी, क्योंकि जिस लैंग्वेज की वोकेबलरी आपके पास अनलिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके ध्यान भटकता है इधर उधर। तो बैकेट साहब नोवेल लिख रहे थे इंग्लिश में, कोई कामयाब नहीं हुए। आखिर में उन्होंने नोवेल का काम छोड़ करके और फ्रेंच भाषा में एक प्ले लिखना स्टार्ट किया, वेटिंग फॉर गोडो, जिसको बाद में, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और उन्होंने इसमें एब्सर्ड थीम को लिया, बहुत ही स्ट्रेंज थीम। थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, हो सकता है आप में से किसी ने ना पढ़ा हो, आप इसको पढ़ना जरूर। हिज प्लेज वेटिंग फॉर गोडो एंड एंड गेम, ये दो प्लेज इसके अपना सैमुअल बैकेट के हैं। उनमें क्या है? दे शो हेल्पलेसनेस, हेल्पलेस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रेंज एम्प्टी इन स्ट्रेंज एम्प्टी सिचुएशंस। कैरेक्टर्स बड़ी ही
स्ट्रेंज सिचुएशन में हैं, बड़े ही हेल्पलेस हैं। दीज प्लेज हैव नो क्लियर प्लॉट, कोई क्लियर प्लॉट नहीं है, कोई सिस्टमैटिक प्लॉट नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, रियलिस्टिक सेटिंग नहीं है। यानी कि ड्रामा के सारे रूल्स तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा वेटिंग फॉर गोडो के बारे में आपको बताता हूं। इसमें दो ही एक्ट हैं और दो एक्ट का प्ले है, सिर्फ दो एक्ट का। तो ये 1950s का प्ले है। तो वेटिंग फॉर गोडो एक्ट वन में क्या होता है, दो ट्रैम्प्स हैं, एक का नाम है व्लादिमीर, एक का नाम है एस्ट्रेगन, और वो एक पेड़ के पास इंतजार कर रहे हैं किसी जनाब का। उस जनाब का नाम बताया गया गोडो, है ना। और वो टाइम पास करने के लिए बातचीत करते हैं, डिस्कशन अबाउट लिविंग एंड बट स्टेइंग स्टिल। वो कहते हैं आओ चलते हैं, फिर कहते हैं नहीं हम जा नहीं सकते क्योंकि हम गोडो का वेट कर रहे हैं। वो अपनी मेमोरीज को याद करते हैं, अपनी भूख का जिक्र करते हैं, अपनी सफरिंग का जिक्र करते हैं, इस तरह से टाइम पास करते हैं। और फिर आता है पोजो और लक्की। पोजो तो मालिक है और लक्की उसका स्लेव है। और वो आते हैं और लक्की वहाँ एक स्पीच भी देता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। राहगीर हैं उस रास्ते के पास से चले जाते हैं। अ बॉय ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम गोडो, और एक लड़का गोडो का मैसेज लेकर के आता है। क्या मैसेज लेके आता है कि गोडो आज नहीं आएगा, गोडो कल आएगा। व्लादिमीर और एस्ट्रिगन सोचते हैं चलो चलते हैं, आज गोडो तो आएगा नहीं, है ना। वो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जाते हैं। ये लाइफ की वही चीज है, जिंदगी में हम सोचते हैं क्या करें, बस टाइम पास करते रहते हैं। और क्या करते हैं आखिर में कि क्या करें, करना भी क्या है, कुछ भी नहीं है करने को। फिर दूसरा एक्ट शुरू हो जाता है। वेटिंग बिगिंस अगेन नेक्स्ट डे। अगले दिन फिर एस्ट्रेगन और व्लादिमीर फिर वेट करते हैं, और उस पेड़ के ऊपर एक दो पत्ते और आ जाते हैं। द ट्री शोव साइंस ऑफ लाइफ। रेपिटेशन ऑफ कन्वर्सेशंस एंड एक्शंस। वो जो बात कल जैसी बातें की थी उन्होंने वैसी ही बातें फिर करने लगते हैं वो। पोजो रिटर्न्स ब्लाइंड। अब एक रास्ते से पोजो इधर से आया था और यहां पर लक्की और एस्ट्रेगन और व्लादिमीर थे, आगे निकल गया था, मेले में जा रहा था अपने स्लेव को बेचने शायद। अब वो वापिस आता है, जब वापिस आता है तो पोजो ब्लाइंड हो गया है और लक्की डम हो गया है। जीवन में यही होता है, काम करते करते लोग या तो बहरे हो जाते हैं और या अंधे हो जाते हैं। ह्यूमन हेल्पलेसनेस, आदमी कितना असहाय है, ये बात रिवील की गई है। अनदर मैसेज फ्रॉम द बॉय। बॉय फिर से आता है और कहता है कि गोडो आज नहीं आएगा, कल आएगा। और उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ कि आएगा, वो है ना, बड़ी निराशा है, फिर भी उम्मीद है। व्लादिमीर और एस्ट्रेगन वहीं रहते हैं और हमेशा वेट करते रहते हैं, ठीक हमारी तरह, जिन्हें मालूम नहीं हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारी लाइफ का फाइनल एम क्या है, और हम जीते रहते हैं। ये है प्ले। बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है, और ये एक ही बात, सेम ही बात दोनों एक्ट्स में रिपीट होती है। वेटिंग फॉर गोडो वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1952। 1952 में पहली बार पब्लिश हुआ था, परफॉर्म हुआ था 1953 में। और इस प्ले का फ्रेंच टाइटल था एन अटेंडेंट गोडो। एन अटेंडेंट गोडो, वेटिंग फॉर गोडो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉडर्न प्लेज ऑफ 20th सेंचुरी। और in it we have a dramatic moment that shows the meaninglessness, uncertainty, confusion of human life after the second world war. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमन लाइफ कितना अनसर्टेन हो गया था, कितना मीनिंगलेस हो गया था, कितना कंफ्यूजिंग हो गया था, वो चीज यहां पर दर्शाई गई है। अब बात सिर्फ इतना नहीं है कि बैकेट साहब ने एब्सर्ड लिटरेचर लिखा, बहुत सारे और लोग भी थे। लाइक मैनी एब्सर्ड प्लेस इट हैज वेरी लिटल एक्शन। मैं कह रहा था ड्रामा के रूल्स की धज्जियां उड़ाई। जैसे अरिस्टोटल ने ड्रामा के रूल्स सेट किए, लॉन्जाइनस और होरेस और भरत मुनि, दुनिया भर में लोग ड्रामा के रूल्स बनाते रहे, और बैकेट साहब ने सब रूल्स की धज्जियां उड़ा दी। एक एक्ट में जो दिया सेम चीज वही दूसरे एक्ट में। रिपीटेटिव कन्वर्सेशन, सेम कन्वर्सेशन को रिपीट कर दिया। स्ट्रेंज ह्यूमर, बहुत ही अजीब ह्यूमर। अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, बिल्कुल खालीपन का एहसास, कोई उम्मीद नहीं, ऐसे थीम लेकर के प्ले लिखा। द प्ले चेंज्ड मॉडर्न ड्रामा कंप्लीटली। इसके बाद मॉडर्न ड्रामा बिल्कुल चेंज हो गया। इट ब्रोक ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ प्लॉट। प्लॉट के ट्रेडिशनल रूल्स गायब हो गए, एक्शन के रूल्स गायब हो गए,
और बिकेम द लैंडमार्क ऑफ मॉडर्निस्ट एंड एब्सर्ड थिएटर। और ये प्ले एब्सर्ड थिएटर की दुनिया में एक लैंडमार्क बन गया। Beckett's novels, Melendise and Unnameable, show characters struggling to make sense of anything and experiencing the fact that life is meaningless. सिर्फ बैकेट के प्लेज ही नहीं, बैकेट ने नोवेल्स लिखे, एक है मेलनडाइज, एक है द अननेमेबल। ये दोनों, इनमें भी इसी तरह की कहानी है कि कोई थीम नहीं है, लाइफ की एम्प्टीनेस है, लाइफ का स्ट्रगल है, लाइफ की अनसर्टेनिटी है। इन्हीं थीम्स को लेकर उन्होंने कैरेक्टर्स को स्ट्रगल करते हुए दिखाया और ये दिखाया कि जीवन कैसे मीनिंगलेस है। अदर एब्सर्ड राइटर्स इंक्लूड, कुछ और राइटर्स जो हुए जिन्होंने एब्सर्ड लिटरेचर लिखा, उनमें खास खास लोग हैं जीन जैनेट, हैरोल्ड पिंटर, एडवर्ड एल्बी और टॉम स्टपर्ट। इनके प्लेस एटलीस्ट, जैसे स्टपर्ड का रोजनक्रेंज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड, या एडवर्ड एल्बी के या पिंटर के कुछ प्लेज आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि थिएटर ऑफ एब्सर्ड आपको अच्छे से समझ में आए। हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, केयर टेकर, बर्थडे पार्टी, कुछ ये ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एब्सर्ड थिएटर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इनमें से अक्सर सवाल आते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।